सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वीकेंड स्पेशल विद जोए मंशा में खुशामदीद। इस वक्त हम गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने कराची में मौजूद हैं। गुल प्लाजा जो कल तक बच्चों के खिलौनों से लेकर बड़ों के कपड़ों तक, घर की क्रॉकरी से लेकर खवातीन के जहेज़ तक, बच्चों के जहेज़ तक एक अहम मरकज़ हुआ करता था। इस वक्त सामान समेत और दर्जनों अफराद समेत राख का ढेर बन चुका है। अफसोसनाक बात यह है, अलमिया यह है कि एक तरफ हुकूमती दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम हुकूमती गफलत कहें, लापरवाही कहें या क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहें कि जब ये वाक़या रोनमा हुआ उसको गुजरे हुए आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है। एक हफ्ता हो चुका है, 170 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक भी लोगों की डेड बॉडीज़ मिलने का सिलसिला जारी है। और बहुत सारे यहाँ पर लवाहिकीन मौजूद हैं जो अपने प्यारों की तलाश के लिए आए हुए हैं कि शायद उन्हें कोई अपना प्यारा, कोई अजीज़ ज़िंदा हालत में मिल जाए। आप सितम ज़रीफ़ी देखिएगा कि कराची जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर है, कराची जो कि कॉस्मोपॉलिटन शहर है, कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, और जब पूरे पाकिस्तान में कहीं बुलंदो बाला इमारतें नहीं थी होती, स्काई क्रैपर्स नहीं थी होती, तो उस वक्त भी कराची में होती थी। लेकिन कराची में गुल प्लाजा को आग लगना और इस आग में दर्जनों अफराद का जिंदा जल जाना, दर्जनों अफराद का लापता हो जाना, और फिर ताहीर से फायर ब्रिगेड का पहुंचना, और फिर फायर ब्रिगेड जिस तरीके से आई और हर 10 मिनट बाद पानी का ख़त्म हो जाना, ये ऐसे सवालात हैं जो हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे सवालात को जन्म देते हैं और पोल खोल के रख देते हैं। आपको सानेहा बल्दिया टाउन याद होगा 2012 में जब 259 अफराद इसी तरह जिंदा जल गए थे। उसके बाद आरशी शॉपिंग मॉल में आग लगी, उसके बाद आरजे मॉल में आग लगी, इसके बाद न जाने छोटे बड़े कितने ही वाकयात रोनमा हुए। लेकिन आज 2026 में भी मुख्तलिफ सियासी जमातें, वो इक़्तिदार का हिस्सा हूँ या इक़्तिदार से बाहर हूँ, वो अपोजिशन में हूँ या वो अपोजिशन में ना हूँ, वो एक दूसरे के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि कराची का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, कराची क्या सूबे के पास होना चाहिए या वफाक के पास होना चाहिए। ये बहस नहीं है, बल्कि बहस ये है कि जब ये शॉपिंग मॉल गुल प्लाजा, जहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ थे और कितने ही लोगों का रोज़गार वाबस्ता था, इस पर आग लगी तो आग को बुझाया क्यों नहीं जा सका। यहाँ पर फोम इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, यहाँ पर लेटेस्ट जदीद इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। दुनिया भर में बुलंदोबाला इमारतों में जब आग लगती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जदीद इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है, फोम इस्तेमाल किया जाता है, आग को बुझाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे गाड़ी आती थी, कुछ देर बाद पानी ख़त्म हो जाता था, उसके बाद फिर हमने जो है वो दावे और बड़ी बड़ी बातें सुनना शुरू की। लेकिन इस वक्त भी आप देखें तो क्या इसे हम रेस्क्यू रिलीफ सर्च ऑपरेशन कहेंगे? यहाँ पर बड़े बड़े डंपर्स हैं, जैसे कहीं खुदाई जारी हो रही हो या कोई बिल्डिंग बन रही हो, यहाँ पर अगर कोई जिंदा हालत में होगा तो उसे कैसे ही बचाया जा सकेगा, ये सवालात हैं। यहाँ पर मलबे को सीधा उठाया जा रहा है, बारी भरकम क्रेन्स के साथ उनको डाल दिया जाता है डंपर में, और फिर उसमें शायद ही किसी का कोई बाजू हो, किसी की कोई टांग हो, किसी के जिस्म का कोई भी हिस्सा हो। लेकिन यहाँ पर इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को अगर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कहा जाता है तो मेरे ख्याल से ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है। बहरहाल ये आप गुल प्लाजा की बैक साइड है जो देख रहे हैं, एमिजना रोड पर इसकी फ्रंट वाली साइड है, ये बेसमेंट का हिस्सा है। और इस वक्त भी यहाँ पर जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत सारे लवाहिकीन मौजूद हैं और उनकी यही जो है वो अल्लाह के हुजूर दुआ भी कर रहे हैं कि उनका कोई प्यारा उन्हें ज़िंदा हालत में मिल जाए। लेकिन वही सवाल है कि अब तक 7 दिन गुजरने के बाद भी कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसे इक़दामात या कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि खुदा न खास्ता। मैं आपको कुछ डिटेल्स, कुछ फैक्ट्स आपके साथ रख देता हूँ और प्रोग्राम में आगे हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर मौजूद होंगे, काशान जो कि डे 1 से गुज़िश्ता 7 दिन से मुसलसल कवर कर रहे हैं, मरियम हमारे साथ मौजूद होंगी, बताएंगी कि कितनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। लेकिन आपको हुकूमती नाअहली, नेग्लिजेंस, लापरवाही के ऊपर इसलिए कुछ फैक्ट्स आपके साथ बता रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची ने 2023 जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट दी थी कमिश्नर कराची को कि कराची के 4 रोड, जिनमें आई चुंदरीगढ़, जिसमें शारे कायदीन, जिसमें तारिक रोड और इसके अलावा शारे फैसल शामिल थे, इन 4 रोड्स के ऊपर 265 मजमूई तौर पर ऐसी इमारतें थीं जिनमें फायर सेफ्टी के इक़दामात बिल्कुल ना होने के बराबर थे। लेकिन आज 3 साल गुजर चुके हैं,
3 सालों में कोई इकदाम ना ही हुकूमत की तरफ से किए गए और ना ही इन इमारतों के अंदर फायर सेफ्टी के इंतजाम किए गए। आज हर बिल्डिंग, हर बुलंदोबाला बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी के इंतजाम होना ज़रूरी है। इनको यकीनी बनाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती है तो आग को बुझाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अलमिया तो ये है कि कराची जहां मुबैना तौर पे 3 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है, आबादी के लिहाज से 200 से ज़ायद फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन फायर स्टेशन की तादाद है सिर्फ 28। अब अंदाज़ा लगाएं कि 28 फायर स्टेशन के साथ मिनिमम ह्यूमन फोर्स के साथ और इक्विपमेंट, जदीद इक्विपमेंट्स ना होने के साथ कैसे फायर स्टेशन, क्या कोई फायर स्टेशन में जिन तो तैनात नहीं है, वो भी इंसान है, वो कैसे इस आग पर काबू पाएंगे। और हमने देखा कि एक फायर फाइटर भी इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के दौरान अपनी जान से गया, तो उसकी जान का जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जिन्होंने जन्म लिया है। लेकिन वही बात कि ये पहला वाकया नहीं है कराची में, कराची वालों ने बहुत सारे वाकयात देखे और ये सिर्फ अभी आग की फायर की बात हो रही है। कराची इस कदर लावारस शहर है कि यहाँ पर तो बच्चों के सामने, माँ के सामने उनके बच्चे गटर में गिरकर जान की बाजी हार जाते हैं। यहाँ पर लोग सड़क के ऊपर मार दिए जाते हैं, जिंदा जला दिए जाते हैं। दूसरी तरफ कराची तो मुआशी हब है, कराची सबको कमा कर भी देता है, कराची पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट भी करता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप भी अगर इस वक्त घरों में हैं तो कोई महफूज दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती है तो यही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होंगी जिनका हर 10 मिनट बाद पानी ख़त्म हो जाएगा, यही जो है वो ह्यूमन फोर्स होगी और यही वही इक्विपमेंट्स होंगे जो शायद इनके पास आज से 100 साल पहले के हैं या 200 साल पहले के हैं, कि ये आग को जज किए बगैर, एग्जामिन किए बगैर पानी फेंकना शुरू कर देंगे और ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर पानी फेंकना चाहिए था या नहीं। काशान हमारे साथ मौजूद हैं और काशान से हम पूछते हैं कि जब वो यहाँ पर पहुँचे तो पहुंचने से लेकर अब तक गुज़िश्ता 7 दिनों में इन्होंने कहाँ पर जो है वो ऐसे हुकूमती नेगलिजेंस देखी कि जहां पर इक़दाम किए जा सकते थे लोगों को बचाना, और लोगों को बचाने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन क्यों नहीं बचाए जा सके। और सवाल वही है कि अगर बचाना मकसद होता तो लोगों को बचाया जा सकता था। देखिए मंशा भाई, आज 8 रोज़ गुजर गए और 8 रोज़ की सूरत हाल आपने यहाँ पर देखी, नाज़रीन को भी दिखाई। कराची का मेन तिजारती मरकज़ है एमेजिना रोड, मुतादिद यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स, दफातर वाक़े हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ ही फासले पर फायर ब्रिगेड का मरकज़ी दफ्तर है, जहाँ पर बैक वक्त एक स्नार्कल और 4 फायर टेंडर पानी से भरे हुए मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरी जानब एमेजिना रोड पर कुछ तरक्याती काम चल रहा है, रोड की हाइट जो है वो कम कर दी गई है, जिसके बाद ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल यहाँ पर बन चुका था और जहाँ तिजारती मरकज़ का पार्किंग एरियाज़ भी थे। सबसे बड़ा मसला पार्किंग माफिया का है। साथ ही साथ रोड पर जब जगह कम हो गई है, वहाँ पर अपने पार्किंग भी गाड़ियों की दे दी है, तो फायर ब्रिगेड को यहाँ पर आने में ताख़ीर का जो है वो सामना करना पड़ा है। इब्तिदा में जब ताजिरों से हमारी बात हुई, ताजिर ये कह रहे हैं कि जिस वक्त फायर टेंडर यहाँ पर पहुँचे, फायर फाइटर्स यहाँ पर पहुँचे, उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद ही नहीं थे। सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी यहाँ पर सामने आई है। जो फोम का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक की आग और दीगर कपड़े की आग को बुझाने के लिए, उसको जो इक्विपमेंट्स इनके पास है वो मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब ताजिर चीखते रहे, मुतादिद बार कॉल सेंटर पर कॉल्स करते रहे, लेकिन फायर ब्रिगेड के सिर्फ 2 फायर टेंडर इब्तिदाई तौर पर पहुँचे। उसके 15 मिनट बाद 2 फायर टेंडर मज़ीद पहुँचे, जिनमें बताया जा रहा है कि पानी की कमी का उनको सामना करना पड़ा। अब यहाँ से हम बात करें अगर वाटर हाइड्रेंट्स की, डिस्ट्रिक्ट साउथ में हम इस वक्त मौजूद हैं और हाइड्रेंट कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नीपा हाइड्रेंट, वहाँ पे फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। नीपा के साथ ही साथ यूनिवर्सिटी रोड है, जहाँ पे मेन तरक्याती काम चल रहा है, वहाँ पर भी एक ट्रैफिक मामूल है। वहाँ से आधे से 1 घंटा यहाँ पर वाटर हाउज़र को पहुँचने में लगा वक्त, जिसके बाद आग ने शिद्दत इख्तियार करी और देखते देखते आग ने चारों तरफ से इस इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था। 10:22 पर आग लगने का वाक़या पेश आया है और बताया जा रहा है कि 11:15 बजे यहाँ पर पहला फायर टेंडर मौके पर मौजूद था, जिसमें 4 फायर फाइटर मौजूद थे, लेकिन उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं था। नहीं, आप ये बताइएगा कि जो पानी भरकर कहाँ से ला रहे थे, वो स्टेशन यहाँ पे नियरेस्ट कौन से मुकाम था कि जहाँ से पानी भरा जा रहा था, और फिर 10 मिनट बाद जो पानी ख़त्म हो रहा था वो ख़त्म क्यों हो रहा था? देखिए, आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो जितने प्रेशर से उसके पानी का छिड़काव यहाँ पर कर रहे थे, पानी फौरी तौर पर ख़त्म हो रहा था। मैंने जैसा आपको नीपा से लेकर आ रहे थे, पानी नीपा चुरंगी से लेकर आ रहे थे। नीपा चुरंगी में पहला हाइड्रेंट है, वहाँ से लेकर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में कोई हाइड्रेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि साउथ से किमाड़ी करीब पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर एक हाइड्रेंट मौजूद है, लेकिन वो सरकारी हाइड्रेंट जो है वो KBC का, कराची कंटोनमेंट बोर्ड का, वो डिफेंस थाने के सामने, वहाँ से जो है सिर्फ जितने पानी की तरसील होती है वो डिस्ट्रिक्ट DHA को दे दी जाती है। लेकिन इन बड़ी आगों के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो कराची में सफूरा हाइड्रेंट हो गया, शराफी
ट्रैफिक कोर्ट का हाइडेंट हो गया और निपा हाइडेंट हो गया, वहाँ से पानी भर के यहाँ पर लाया जाता है। डिस्टेंस आपके सामने, कराची के शहरी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ के जो यूनिवर्सिटी रोड है उसको अबूर करना पड़ता है। एक इशू ये है काशान, आप ये बता रहे हैं कि पानी जो है उसकी शॉर्टेज हो रही थी, लेकिन आप जब कवरेज कर रहे थे तो आपने आग की यकीनन शिद्दत भी देखी होगी। आप क्या समझते हैं कि वो पानी से बुझने वाली थी? और सेकंड ये, और जो आप बता रहे हैं कि ताजर कह रहे थे कि बगैर जो इक्विपमेंट्स के फायर फाइटर्स को उतार दिया गया और कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो क्या उस वक्त कोई केमिकल आपने देखा, पानी के अलावा कोई ऐसा केमिकल या फोम जो इस्तेमाल किया जा रहा हो? देखें, सुबह तक किसी किस्म का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया था। रात 10:22 पर आग लगी और सुबह जो है सुबह जब हम यहाँ पर कवरेज करने के लिए पहुँचे, हमारी रात वाली टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। सुबह तक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा किसी किस्म का फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आम पानी, नॉर्मल पानी जो होता है, सिर्फ उससे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि मज़ीद आग को फैलने में सबब बन रही थी आग का। यहाँ पर भी गाड़ियाँ मौजूद थी तो एक्सेस ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है गुंजान आबाद इलाका है, छोटी तंग गलियाँ। किसी तरह यहाँ पर स्नारकल यहाँ पर पहुँचाया, फिर यहाँ से फायर फाइटिंग शुरू करी है। मेन रोड से फायर फाइटिंग ऑपरेशन इन्होंने शुरू करा, लेकिन उसके बावजूद भी नाकाम रहे। आज 7वां रोज़ होने के बावजूद भी आप देखते हैं बिल्डिंग से अभी तक धुआं उठ रहा है। मुकम्मल तौर पर कूलिंग का प्रोसेस आज 7वें रोज़ भी शुरू नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर लोग मौजूद थे, कुछ वीडियोस मंजर आम पर आई। नेग्लिजेंस एक ये भी होती है कि अगर लोग छत पर चले आते हैं तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन कुछ लोगों जो वॉइस मैसेजेस, जो बेचारे अंदर फंसे हुए थे, जो मौत अपने सामने देख रहे थे, उन्होंने अपने घर वालों को वॉइस करी, बिल्डिंगों में ताले लगा दिए गए थे। अच्छा, एक हमने वीडियोस देखी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी, जिसमें अंधेरा है, लोग जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी इस जगह बैठ जाते हैं। वो एक्चुअल कौन सी जगह थी? ये बैक साइड है, ये नीचे बैक साइड के साथ बेसमेंट है, कौन सी जगह थी? और जैसे आप बता रहे हैं कि लोग छत पर जा सकते थे, तो कितने इसके एग्जिट पॉइंट्स कितने थे, कितने बंद थे, कितनों पर ताला था? देखें, इसके जो एग्जिट पॉइंट है, जो SBCA की जानिब से बताया गया, 6 से 7 इसके एग्जिट पॉइंट थे इस बिल्डिंग के, जिनमें दुकान तामीर कर दी गई थी। इस दुकान की जो ऑफिशियल लीज़ है वो 1012 दुकानों की उनको ऑफिशियल तौर पर लीज़ दी गई थी, लेकिन 1200 से ज़ायद दुकानें बना दी गई थी दाखिली और खारजी रास्तों पर। हम जिस गेट पर मौजूद हैं, ये गेट नंबर 2 है, जो कि गार्डन का जुबली का इलाका लगता है, और गेट नंबर 1 इसका MHNR रोड पर है, और गेट नंबर 3 DC ऑफिस के साथ इसका गेट नंबर 3 है, जहाँ से बताया जा रहा है गेट नंबर 3 पर भी ताला लगा दिया गया था। हफ्ते की रात थी और हफ्ते को जो है दुकानें ज़्यादा देर तक खुली होती हैं, कराची की मुताबिक दुकानें। कितने गेट हैं इस मॉल के, प्लाजा के? 4 गेट थे इसके। कितने बंद थे, कितने खुले थे? इसके 2 गेट जो हैं वो बंद थे गेट, और 2 गेट जो है वो इसके ओपन से, जहाँ से लोगों को निकलने में आसानी होती है। लेकिन जिस वक्त आग लगी तो उस वक्त अंधेरा हो गया था, लाइट चली गई थी। जो वाकई के शायद उनसे हमारी बात हुई 7 रोज़ के दौरान, उन्होंने यही बताया कि कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और कुछ लोग जो अंदर मौजूद थे, अंधेरे के बायस और धुआं निकलने के बायस वो फौरी तौर पर वहाँ पर बेहोश हो गए थे। उनको मौके पर रेस्क्यू नहीं किया गया। अभी जितनी भी लाशें यहाँ से निकल रही हैं, बताया जा रहा है कि इंसानी फितरत होती है कि एक बंदा अगर जान बचाने के लिए भागता है, वहाँ से 10 बंदे उसके पीछे जाते हैं। तो ज़्यादातर जो कल लाशें मिली हैं, कराकरी की शॉप थी बहुत मशहूर, वहाँ से 30 अफराद की लाशें सिर्फ उस दुकान से मिली हैं। अभी एक कमर्शियल ब्रेक पे चलते हैं, जहाँ पर गुल प्लाजा में जो मुतासरीन हैं वो हमारे साथ, उनकी फैमिलीज हमारे साथ मौजूद होंगी, और क्या अभी तक भी इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में कमियां हैं, कोताहियां हैं, नेग्लिजेंस हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ वो शहरी मौजूद हैं जिनकी फैमिली इस वक्त इसी गुल प्लाजा के मलबे के अंदर मौजूद हैं, और वो परेशान है कि उनकी फैमिली मेम्बरान में से क्या कोई ज़िंदा होगा या नहीं होगा, और अगर कोई ज़ख्मी है या जिस भी हालत में है तो उनको कैसे वो मिलेगा। आइए इनसे बात। अच्छा अंकल, बताइएगा कि आपकी फ़ैमिली में से कौन कौन यहाँ पर आए, और फिर आपको यहाँ पर DC की तरफ से एक सेल भी बनाया गया, तो आपसे कोई तावन किया गया, कोई बताया गया है? सर, मैं यहाँ पर इतवार की सुबह 7 बजे से लेकर के अब तक मौजूद हूँ, जिसमें कल रात में सिर्फ थोड़ा सा घर गया कि यहाँ सर्दी बढ़ गई थी और मैं बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा था। सिचुएशन ये थी कि सिर्फ यहाँ पे वो कोने में तिजारत से थोड़ा इस तरफ सिर्फ आग थी, पूरा बिल्डिंग पूरा सही था। हम DG साहब के पास गए, सर आग ऐसी पोजीशन में है कि ये पूरा गली फारिग है, ये कड़कियाँ तोड़वा दे, ये जो ऊपर लगी हुई कड़कियाँ भी इन्होंने तोड़ी है ना, ये आप कैमरे में ले लें, ये कड़कियाँ ये जो है ना इन्होंने तोड़ी है, ये तीसरे दिन तोड़ी है, ये पहले दिन नहीं तोड़ी है। अच्छा जी, हमने ऐसे जो है ना हाथ से पकड़ कर के लेके गए। सर ये पीछे से भी एक रास्ता है, ये गुल तिजारा और रिम्पा प्लाजा के दरमियान में एक वे है, कम से कम 10-12 फीट वे है, और वो वहाँ से लेकर इसके आखिरी दीवार तक पहुँच रही है। सर इसको अगर तोड़ दें, यहाँ से
आप रेस्क्यू को दाखिल कर दे, साथ में पानी का पाइप भी दे दें तो आग पे भी कंट्रोल हो सकता है, कुछ ज़िंदा लोग भी बच सकते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी, हम कर रहे हैं, तुम फिक्र नहीं करो। एक बंदा दिया, उसको मैंने वो जगह दिखाई, वापस आया, कोई अमल नहीं हुआ। इतवार के दिन ये पूरा जलता रहा, हफ्ते के दिन ये पूरा जलता रहा। हफ्ते की शाम को ये हफ्ते के दिन ये गली पूरी आग लग चुकी थी, यहाँ तक आग पहुँच चुकी थी। वो आग फैलते गई है ना। आग जब किसी जगह लगती है वो सारे एक बिल्डिंग में एकदम से तो नहीं जाती, वो तो टाइम लेती है। इन्होंने भरपूर टाइम दिया उसको, सिर्फ सामने से पानी मारा, पानी ख़त्म हो जाए, दूसरी पानी की सेटिंग करें, क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रेंट है नहीं, फायर हाइड्रेंट तो का रिवाज ही नहीं है हमारे यहाँ। हमें समझ नहीं आती है कि ये पब्लिक बिल्डिंग्स और शॉपिंग सेंटर्स में फायर के लिए क्या चीज़ें होती है, हम मालूम ही नहीं है हमें, हम जाहिल लोग हैं, हमें क्या पता। दूसरा टैंकर लगने में वो आग दोबारा भड़क जाती है। जब दूसरा टैंकर स्नारकर पे तक पहुंचता है, उस तक पहुंचता है, आग उससे कहीं ज़्यादा होती है। जितनी वो तुम्हारा पानी वाला आग आया, इतना ही वो पीछे वाला आग भी चला गया, बिल्डिंग मुकम्मल तबाह हो गया। हमने रिक्वेस्ट किया, सर क्या नहीं, हमारे पास तो बड़े बड़े डिवाइसेस है, हम बहुत तरक्की याफ्ता है, हमारे पास तो थर्मल सेंसर है, आप फिक्र नहीं करो, हम तो बिल्कुल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, आप लोग कर सकते हो, हम तो खुद नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास आ रहे। यहाँ पर ये शहरी मैं किसी डिस्क पे जाता हूँ, मुझे धक्के दिए जाते हैं। ये यहाँ से मैंने पर्ची बनवाई है, मेरे पास पर्ची है, मैंने आप तकरीबन दिखाई है को, ये देखें, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं नाजायज़ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ तमाशे के लिए आ रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से विक्टिम पास है और ये इनका स्टैंप है। वहाँ पर मेरे को रोका गया, नहीं आप नहीं जा सकते, उधर जाओ। वो भाई मेरे को पास परमिशन है, कौन सा परमिशन है जी, इसकी इतला हमारे पास नहीं है, मैं क्या जवाब दूँ उनको। वो डॉक्टर समैया का तो मैंने बताया, यहाँ का ये रवैया है कि जो वारिस है, हकीकी वारिस है, उनके साथ ये तमाशे वाले तो। सने गुल प्लाजा तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो अब बड़ी अजियत उन लवाहिकीन के लिए है जो अपने प्यारों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी गर्दिश कर रही है, यकीनन आपने देखी होगी, जिसमें डॉक्टर आयशा, उनके हस्बैंड और उनका साहबजादा वो ताहाल लापता हैं। उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं गुल प्लाजा में, और इनसे जानते हैं कि आखिर इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे सर बताइएगा कि आप तकरीबन 8 रोज़ हो चुके हैं, हम यहाँ रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन तो देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आपकी तरह लवाहिकीन भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट साइड की मुश्किलात आपको कौन सी फेस करनी पड़ रही है? देखिए, गवर्नमेंट का रवैया तो हमारे साथ सही है, जाहिर सी बात है, हमदर्दी तो उन्हें भी है, लेकिन उनके कारकर्दगी भी हमारे सवाल हैं। पहले तो ये है कि लिस्ट अपडेट हमने यहाँ कराई है, 12 उनको नंबर चेंज कराया, लेकिन वो लिस्ट सही अपडेट नहीं हो रही। नाम सही है लेकिन नंबर उनके आगे जो लिखे हैं वो गलत सलत लिखे हैं। वो मैं 2 दफ़ा अपडेट करा चुका हूँ, आज तीसरी दफ़ा अपडेट कराया, अल्लाह करे वो सही हो जाए। दूसरा, जो रेस्क्यू वाले काम कर रहे हैं, 2 दिन पहले उन्होंने हमें तो मना कर दिया था कि जी यहाँ पे दुबई क्रॉकरी, जहाँ हमारी लास्ट इन्फॉर्मेशन है कि गालिबन शायद वो मौजूद थे, तो हमें बिल्डिंग इंतज़ामिया के रिप्रेजेंटेटिव ने और रेस्क्यू वालों ने हमें तो कह दिया था कि जी वहाँ से कुछ नहीं बरामद हुआ, वहाँ से मलबा है। उसके अगले दिन वो क्रॉकरी शॉप के मालिकान ज़बरदस्ती अंदर गए लड़के, और उन्होंने वहाँ से 26 लोग रिकवर किए। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इनका हल है क्या, ये तो रिकवर नहीं करना चाहते। अगर वो वहाँ थे, उनका टेस्ट कामयाब हो जाता है, जो कि वो भी मुश्किल काम है, तो हमें पता चल जाएगा, वरना ये रेस्क्यू वाले तो मेरा नहीं ख्याल कुछ करेंगे। अपने भाई से या भाभी से लास्ट टाइम रब्ता कब हुआ था और उन्होंने क्या बताया था सूरत हाल के बारे में, और फिर आप उसके बाद किस वक्त यहाँ पर पहुँचे और इनिशियली जो आपने देखा वो? देखिए, मुझसे रब्ता नहीं हुआ था, उनका हमजुल्फ से और अपनी बहन से रब्ता हुआ था। उनका रब्ता आखिरी कॉल थी वो 10:53 की थी, 3 मिनट उनकी बात हुई है। वो उस वक्त मेज़नाइन फ्लोर पे थे, जिसको वो फर्स्ट फ्लोर क्लेम कर रहे थे कि जी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और वो कह ये रहे थे कि धुआं भर चुका है, अंधेरा है, हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा और हमारी सांस अब बंद हो रही है। इसी कॉल के दौरान वो खामोश हो गए और उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। डॉक्टर आयशा, उमर, उनके हस्बैंड और उनका साहबजादा अली, ये पोस्ट आप देख रहे हैं हर तरफ सोशल मीडिया पर। इनके भाई मौजूद थे, लेकिन वही कि ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट है वही अपडेटेड नहीं है। अच्छा, ये वही लिस्ट की आप बात करें जिसमें ज़ख्मी कितने हैं, कैजुअलिटीज़ कितनी हैं, लापता कितने, वही लिस्ट? देखिए, नाम उसमें सही लिखा हुआ है, तीनों के नाम मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि नाम मौजूद नहीं है, नाम उसमें मौजूद है, लेकिन नंबर्स
सही नहीं है। वो मैंने यहाँ के मैनुअली सही करवाए थे, तो उसके बाद उन्होंने काट के दूसरे मेरा नंबर लिखा, मेरे जो साले हैं मैंने उनका नंबर लिखवाया, भाई के साले का। लेकिन आज मैं फिर आया तो फिर नंबर गलत लिखा हुआ है। तो लिस्ट पे भी यही क्वेश्चन मार्क है कि मेरा तो मैं आके देख रहा हूँ, जो लोग नहीं देख रहे उन्हें नहीं पता कि उनके वाले नाम सही लिखा हुआ है, नंबर सही लिखा हुआ है, ये अंदाज़ा। मारूफ ताजर रहनमा, साबिक सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बिलवानी साहब, बताइएगा कि अभी ताजरों की तरफ से क्या डिमांड की जा रही है, चूँकि गुल प्लाजा की रिस्टोरेशन एक बड़ा अहम इशू है, और अब तक तकरीबन कितना लॉस हो चुका होगा? अगर हम जानी लॉस के अलावा माली लॉस की बात करें तो तकरीबन कितने 100 करोड़ का नुकसान हो चुका होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे जो यहाँ शहीद हुए, और अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र व जमील अता फ़रमाए, और जिनका नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और इंशाअल्लाह हम जो है गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ अनाउंस कराया जो शहीद हुए हैं उनके लिए। और अब आज हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बुरे हालात थे, तो अभी ये कैंप लगाया है और आज हम फॉर्म देंगे। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो शहीद हुए हैं उनके लवाकिन को कंपनसेशन देंगे। वो बाकायदा अनाउंस किया है इन्होंने कि 1 करोड़ रुपए एक लवाक जो भी शहीद हुआ है उनको देंगे कंपनसेशन, उनकी फैमिली को। उसका भी प्रोसेस हमने गवर्नमेंट से डिस्कस किया है। और अब जो नुकसान हुआ है उसके लिए आज से काम शुरू होगा। इंशाल्लाह 3 दिन में हम वो सारा काम कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो मंडे तक सारा काम हो जाएगा। और आज हम ये स्टॉल लगाया है और लोगों को अभी बता रहे हैं, और बैनर भी लगा रहे हैं इस पर, और हम इनको फॉर्म्स देंगे। वो फॉर्म्स जो लेगा उसका बाकायदा रजिस्टर में एंट्री करेंगे, फिर वो फॉर्म भर के देगा। फिर कराची चैम्बर के अंदर हम वहाँ पे 10 से 12 जो है वो बनाएंगे कैबिन्स, और उसके अंदर जो है ना नंबर्स के हिसाब से और फ्लोर के हिसाब से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर उसको वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद सब फॉर्म भर जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी पूरी कमेटी बने बैठी कि चैम्बर के लोग बैठेंगे। उसका एक हमने पूरा तरीक़ेकार बनाया हुआ है। इससे पहले जो हादसा हुए थे यहाँ बोल्टन मार्केट में हमने 11 टावर बनाए थे, कराची चैम्बर ने, गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे। तो उसमें उनके माल का नुकसान, जिसकी जो ओनर है उसकी जगह का नुकसान, वो सब चीज़ अलग अलग हम भरेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे। और फिर जो जिनका माल का नुकसान हुआ है उनको फ़ौरन माल के पैसे दे दिए जाएंगे जल्द, और बाद में बिल्डिंग बनाई जाएगी। और दुकानों के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको टेम्पररी दुकानें दी जाएं, ताकि जब तक बिल्डिंग बनती है जब तक वो अपना कारोबार कर सकें। अच्छा बिलवानी साहब, जब भी ऐसा कोई सानहा होता है उसके बाद हुकूमत की तरफ से दावे तो किए जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि हम इतने रुपए देंगे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ताहीर हो जाती है। तो कोई आपको टाइम दिया गया हो हुकूमत की तरफ से, CM हाउस की तरफ से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, 3-4 हादसे हुए जिसके अंदर कराची चैम्बर इन्वॉल्व था। एक बोल्टन मार्केट का, एक टिम्बर मार्केट का, एक कोऑपरेटिव मार्केट का, एक विक्टोरिया मार्केट का। उसको हमने सक्सेसफुली किया है। हुकूमत हमसे सेटिस्फाई रही, बल्कि हुकूमत ने जो पैसे दिए तो उसमें से पैसे बचे वापस हमने हुकूमत को कर दिए, और लोगों को दुकानें भी मिल गई, लोगों को उनके माल के पैसे भी मिल गए। और वो लोग जो बोल्टन मार्केट में आप जाके पूछ लें, कोऑपरेटिव मार्केट में पूछ लें, वो लोग तमाम सेटिस्फाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने पूरी कोशिश की और अल्लाह की मदद शामिल थी और सब चीज़ें सही हुई हैं। लेकिन जब भी रिस्टोरेशन होगी, जो पैसों की एलोकेशन है वो CM के साथ मिलके आप करेंगे, या वो किस तरीके से होंगी? इसकी कोई तरीक़ेकार हुआ? वो उसका बाकायदा उनको चेक दिया जाता है, उनके अकाउंट खुलाए जाते हैं, चेक दिया जाएगा, जो भी दुकान अपने अकाउंट में जमा करा देते हैं। सिंध बैंक में पहले अकाउंट खुलवाए थे हमने, और सिंध बैंक में उनको डायरेक्ट कैश पैसे दे चेक। ये भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों में कि इसको यहाँ से पार्किंग प्लाजा की जगह मुंतकिल कर दिया जाए। मुख्तलिफ प्रपोजल हैं, और यहाँ कोई एक मारूफ बिजनेसमैन ये भी कह रहे थे कि वो 5 अरब रुपया देंगे। तो क्या इस तरह की बात चीज़ भी डिस्कस हो रही है? वो लोग ज़कात भी पैसे जमा कर रहे हैं। हमने लोगों को मना किया है कि ज़कात के पैसे जमा ना करें, और गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं और हम मिल के करेंगे। आप सारा होमवर्क करें और हमें दें तो हम मिल के इंशाल्लाह करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द ये काम जो है शुरू हो जाएगा। और जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, उनके लिए दुकानों का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं टेम्प्रेरी हम। और जो बात हो रही है कि पार्किंग प्लाजा या एम्प्रेस मार्केट का प्लाजा जो है, वहाँ पे भी अगर 1-1.5 साल जो उसको तामीर होने में लगेगा, उस पीरियड के लिए उनको वो जगह दी जाएगी। मगर हमारी एक मार्केट से बात हो रही है,
उधर तकरीबन 400-450 के करीब या 500 के करीब दुकानें रेडी हैं। उन्होंने भी हमें ऑफ़र किया है कि 3 महीने के लिए मैं उनको दे सकता हूँ और फ़ीस सबीलिल्लाह दूंगा, मगर बिजली और मेंटेनेंस चार्जेस लूँगा बस 3 माह के लिए। 3 माह के लिए, उसके 3 माह में हम जो दूसरी जगह है उनको तैयार करके फिर उनको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। कराची में सैकड़ों नहीं हज़ारों इसी तरह की इमारतें हैं छोटी बड़ी, और हज़ारों इमारतों में हज़ारों अफराद रहते हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर है, लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता आज या कल या परसों कहीं आग लगती है तो उसको कैसे बुझाया जाएगा? क्या वही दोबारा फायर टेंडर आएंगे और उनका पानी ख़त्म हो जाएगा? क्या दोबारा से वही अनप्रोफेशनल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स आएगा, और या क्या दोबारा से वही जो है वो बगैर इक्विपमेंट्स के फायर फाइटर्स आएंगे? और होगा ये कि वो बेचारा आम शहरी, आम फायर फाइटर ही अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। प्रोग्राम में अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। हमारे साथ मरियम मौजूद होंगी और मरियम से हम सारी तफसीलात जानते हैं कि हॉस्पिटल में इस वक्त जो है वो कितने लवाहिकीन हैं और क्या सूरत हाल है। वेलकम बैक। एक कॉमन इशू, मुश्तरका इशू जो कि लवाहिकीन को फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ रवैये के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लवाहिकीन थे जिन्होंने ये शिकायत की कि उनके साथ हॉस्पिटल इंतज़ामिया का रवैया ठीक नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये था कि यहाँ पर जो लिस्टिंग की जा रही है, यानी कौन से वो अफराद हैं, कौन से वो शहरी थे जो उस वक्त मॉल में मौजूद थे जिनकी डेथ हो चुकी है, कैजुअलिटीज़, उनके कोई नाम, नंबर्स, उनकी डिटेल सही तरह से वाज़े नहीं है, कितने ज़ख्मी हैं उनकी वाज़े नहीं है, और कितने लापता हैं, ताहाल मिसिंग है उनकी कोई वाज़े नहीं है। जो लिस्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही। हमारे साथ मरियम मौजूद हैं, हेल्थ जर्नलिस्ट हैं बोल न्यूज़ की, और ये भी डे 1 से हॉस्पिटल से कवर कर रही हैं। जब यहाँ से ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा था हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में कितने ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया, इस वक्त कितने अफराद लापता हैं। अच्छा मरियम, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर लवाहिकीन जो कॉमन इशू बता रहे हैं, उनका कॉमन इशू ये है कि यहाँ पर जो फैसिलिटेशन है, यहाँ पर डेस्क तो है लेकिन डेस्क के ऊपर एक फैसिलिटेशन का इशू आ रहा है। सेकंड, हॉस्पिटल में जो क्लेम किया जा रहा है लवाहिकीन की तरफ से कि वहाँ पर भी इनको सही तरह से रवैया नहीं है और इन्हें सही तरह से बताया नहीं जा रहा कि भाई आपके प्यारे की डेड बॉडी आ चुकी है, नहीं आई, और अगर डेड बॉडी आ गई है तो उसकी कैसी हालत है। तो इसके ऊपर आप बताइएगा कि इस वक्त बुनियादी जो इश्यूज़ हैं वो कौन से हैं? अच्छा देखिए, अब तक जो है डेस्क जो है जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उसके वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ डीसी साउथ के ऑफिस में मिसिंग पर्सनस की डेस्क जो है वो तश्कील दे दी गई थी, और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 88 अफराद जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, मिसिंग बताए जा रहे हैं। जबकि डॉक्टर सुमैया सैयद जो कि पुलिस सर्जन कराची हैं, उनके मुताबिक अब तक सिर्फ 16 बॉडीज़ जो हैं जिनकी शनाख्त की गई है, जिनमें से सिर्फ 6 बॉडीज़ ऐसी थी जो कि मुकम्मल सालिम हालत में मिली थी और उनकी उसी वक्त जो है शनाख्त कर ली गई थी। बकिया 9 की डीएनए के ज़रिए जो है वो शनाख्त की गई है। डॉक्टर सुमैया सैयद के अकॉर्डिंग अब तक टोटल 71 यानी कि 71 अफराद के डीएनए सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से 9 की शनाख्त जो है वो की जा चुकी है। डॉक्टर सुमैया सैयद ने ये भी बताया है कि जो गुज़िश्ता रोज़ चंद दिन कबल जो रिमेन्स मिले हैं इंसानी आज़ा के मिले हैं, और वो इतने ज़्यादा खस्ता हाल हैं और इतने ज़्यादा बर्न हैं कि उनमें से डीएनए निकालने में भी उनको जो है वो परेशानी आ रही है। अलबत्ता कोशिश जो है वो की जा रही बात लवाहिकीन की प्रॉब्लम्स की जो फेस कर रहे हैं, डीएनए सैंपल्स जो हैं वो रिमेन्स के ले जाकर उन रिमेन्स को एदी सरखाने भेजा जा रहा है सुराब गोट पर, जिसके बाद जैसे जैसे डीएनए रिज़ल्ट आएगा और उस रिमेन्स को जो है उनके लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। हॉस्पिटल हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कोई भी लवाहिकीन जिन्होंने डीएनए सैंपल अपने जमा करवा दिए हैं उसके बाद उनका अस्पताल में आने का कोई सेंस बनता नहीं है। जैसे ही डीएनए रिज़ल्ट आएगा, लैब वाले जो सिंध फॉरेंसिक लैब है वो ख़ुद लवाहिकीन को कॉल करेगी कि ये सैंपल जो है वो मैच हो गया है, आप आइए और आकर जो है सरखाने से अपना रिमेन या अपना जो भी बॉडी है वो लेकर अपनी आखिरी के लिए डीएनए रिपोर्ट आने के लिए अमूमन कितना वक्त दरकार होता है, कितने वक्त में आती है? अच्छा देखिए, 2 रोज़ का वक्त जो है हमें माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि 2 से 3 रोज़ का वक्त जो है वो दरकार होता है। डीएनए सैंपल लेकर उसको वहाँ भेजकर फॉरेंसिक लैब जब भेजा जाता है तो तकरीबन 2 दिन लगते हैं। लेकिन चूँकि रिमेन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा खस्ता हालत में हैं कि उनसे डीएनए सैंपल ही नहीं निकल पा रहा है। जब डीएनए सैंपल निकालने में इतनी तकलीफ़ हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करने में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। रही बात डीसी साउथ के ऑफिस की, तो यहाँ पर अब तक जो है वो 88 अफराद मिसिंग पर्सनस हैं, जिनमें से 16 की जो है वो शनाख्त प्रॉपर कर ली गई है। बाकी की
आइडेंटिफिकेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। हॉस्पिटल में आपने क्या देखा जो ज़्यादा तादाद थी, वो मेल थे, फीमेल थे, बच्चे थे, किन की ज़्यादा तादाद? देखिए, जो जाँ भाग होने वाले अफराद हैं उनमें एक बड़ी तादाद यहाँ के दुकानदार और हेल्पर्स की है, और उसके अलावा वो अफराद हैं जो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे, उनमें बड़ी तादाद जो है ख़वातीन की है, बच्चों की शामिल है उसमें तादाद। याद रहे कि इस सानिए में सिर्फ 28 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मी भी इस तरीके से हुए थे कि उनमें से एक शख्स जो है वो 100% झुलस के जाँ भाग हो गया था। बाकी 28 अफराद को फौरी तौर पर फर्स्ट एड देकर उनके घरों की जानिब रवाना कर दिया गया था। ये डेस्क है उसके ऊपर जो शिकायत थी लवाहिकीन की तरफ से, शहरों की तरफ से, तो डेस्क के ऊपर के डीसी मौजूद होते हैं या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव? देखिए, यहाँ पे डेस्क जो है वो 24 घंटे यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। डीसी साउथ खुद यहाँ मौजूद होते हैं, कुछ देर के बाद वो खुद भी विजिट करते हैं। अलबत्ता उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हर वक्त मौजूद रहता है। हमने देखा है कि हम भी सुबह से यहाँ पर मौजूद है। पहले यहाँ पर इतनी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की मूवमेंट नहीं थी, कम गाड़ियाँ थी, बहुत स्लो था। तो क्या इन्होंने इंतज़ार किया कि धूप कम होगी और धूप के बाद फिर हम आएंगे? क्या यही गुज़िश्ता 8 दिन से यही सिलसिला है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि वहाँ पर जितना भी मलबा मौजूद है उसको हैमर एक्सकेवेटर के ज़रिए जो है तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के बाद वहाँ पे तलाश किया जा रहा है कि कोई मौजूद है, कोई रिमेन हमें मिल पा रहा है। अगर कुछ नहीं मिलता तो उस मलबे को डंपर में डाल के डंपिंग साइट पर भेजा जा रहा है, और उसके बाद ये सिलसिला जारी है। जो यहाँ पर रेस्क्यू काम है उनकी जानिब से कहा गया है कि आज जो है वो आखिरी ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा रेस्क्यू का, क्योंकि तकरीबन 80% ऑपरेशन जो है वो कर लिया गया है। उसके बाद जो है इस इमारत को जो है वो क्लियर करार दे दिया जाएगा, जिसके बाद SBCA इस इमारत के हवाले से जो है वो मजीद फैसला करेगी कि इसको गिराना है या इसके हवाले से मजीद क्या तफ्तीश करनी है। बहुत शुक्रिया मरियम हमारे साथ मौजूद थी। और गुल प्लाजा से आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम था, गुल प्लाजा कराची से। लेकिन वही सवालात हैं जो हमने आपको पहले बताए कि यहाँ पर एक मसला नहीं है, मसले के ऊपर दूसरा मसला है। आग का लगना मसला, वहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम ना होने का मसला, उसके बाद आग को ना बुझाए जाने का मसला, और उसके बाद अब तक ताहाल जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं लवाहिकीन की तरफ से ये शिकायत आ रही है कि यहाँ पर जो डेस्क है उस डेस्क के ऊपर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए गवर्नमेंट साइड से कोई पर्सन नहीं है। जो लवाहिकीन यहाँ से हॉस्पिटल जा रहे हैं उनको हॉस्पिटल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब तक जो लिस्ट थी, एक लिस्ट, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा काम है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल नहीं होनी कि आपने एक लिस्ट सही तरीके से अपडेटेड बता दें। जैसे डॉक्टर आयशा के फैमिली मेम्बर बता रहे थे कि इनके पास यहाँ पर अपडेटेड लिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक मसला नहीं है, मसले के ऊपर दूसरा मसला, उसके बाद तीसरा मसला, मसाइल ही मसाइल हैं। और अब भी जब हम प्रोग्राम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन तो जारी है, यहाँ पर हमें डंपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी दिखाई दे रही है, जो शायद इमारत को गिराने के लिए तो हो सकती है, लेकिन यहाँ से किसी इंसान को अगर कोई ज़िंदा हो तो उसको निकाला कैसे जाएगा, और अगर कोई ज़ख्मी है तो उस ज़ख्मी को कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसको यहाँ से फौरी तौर पर कैसे ट्रीटमेंट दी जाएगी, ये वो सवालात हैं। और सबसे बढ़कर वही कि अगर खुदा न खास्ता कराची में अगर कोई ऐसा वाक़या रोनमा हो जाता है तो अब तक भी 8 दिन गुजरने के बावजूद, सियासत होने के बावजूद, बुलंदो बाला दावों के पोल खुलने के बावजूद भी कोई ऐसा सिस्टम निज़ाम मौजूद नहीं है कि कराची की किसी और प्लाजा में, किसी और इमारत में अगर ऐसी आग लगती है खुदा ना खास्ता तो उसको कैसे फेस किया जाएगा, उसको कैसे बुझाया जाएगा। क्या वही फायर फाइटर्स होंगे, क्या वही फायर टेंडर्स होंगे जिनमें दोबारा से पानी ख़त्म हो जाएगा, और क्या वही इक्विपमेंट के बगैर फायर फाइटर्स होंगे जिनमें उनकी जान जाने का भी खदशा हो सकता है, और लोग तो वो हैं कि जो मर रहे हैं। ये था आज का हमारा बोल स्पेशल प्रोग्राम जो हमने कराची से किया। कल दोबारा एक नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बोल वीकेंड स्पेशल विद जोए मंशा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।